नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शानू श्रीवास्तव है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूँ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बोला था कि मैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में आऊँगी और आपके साथ किसी भी मानसिक विकार या मानसिक समस्या के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि हर कोई अपने दिन भर की दिनचर्या में एक ना एक बार तो ज़रूर करता होगा और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है उस शब्द का इस्तेमाल करने की, और वह शब्द है डिप्रेशन। इसका इस्तेमाल हम इतना कॉमनली करते हैं जैसे कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे आज डिप्रेशन हो रहा है, मुझे अपने बॉस की शक्ल देख के ही डिप्रेशन होने लगता है। तो जितना हम ईज़िली इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वाकई ये इतना आसान शब्द है? क्या वाकई ये इतना आसान एक तरह से मनोविकार है जिसका इस्तेमाल हम इतनी ईजिली करते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है? क्या हम उसको पहचान सकते हैं? क्या आपको आता है कि आप उसको पहचान सकते हैं? दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे मूड के ऊपर असर पड़ता है, और अगर एक बहुत ही लाइट मेडिकल टर्म का अगर हम इस्तेमाल करें तो वो है कि ये एक मूड डिसऑर्डर है। लेकिन इसमें होता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि डिप्रेशन सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत फेमस होती हैं कि अपने मन की सारी बातें बोलती रहती हैं, बहुत ओवर टॉकेटिव होती हैं, जगह जगह जाके बात करती हैं, लेकिन शायद उनके मन में जो चिंता चल रही होती है, शायद उनके मन में जो परेशानी चल रही होती है, उसको वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं और उसको वो हमेशा अपने अंदर दबा के रखती हैं। इसी वजह से महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन के मामले में महिलाएं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसा मनोविकार, एक ऐसी मानसिक समस्या है जो बहुत तेज़ी से आजकल हमारे समाज में फैल रही है, क्योंकि लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, टीनेज लोग, महिलाएं, वृद्ध सभी हैं जो आजकल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और ज़्यादा से अगर हम देखें तो टीनेज वाले लोग या एडल्ट लोग जो जॉब में हैं या शादीशुदा हैं या बैचलर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो सब इसी समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि आपके घर में हो सकता है कि कोई डिप्रेशन की समस्या से गुज़र रहा हो या डिप्रेशन में हो, लेकिन आप तब भी उसको नहीं पहचान पाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड सारा दिन बेड पे लेटे ही रहते हैं, कोई घर का काम नहीं करते हैं, उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है, बड़े आलसी हो गए हैं। लेकिन एक्चुअली वो आलसी नहीं है। शायद हो सकता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हों और डिप्रेशन से गुज़र रहे हों। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से भी मेरी मुलाकात हुई है जो कहते हैं कि मेरा बच्चा, टीनेज बच्चा जो पहले लोगों से मिलता था, बात करता था, अब अकेले कमरे में रहना पसंद करता है और किसी से मिलना जुलना उसे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी सोशल नहीं रह गया है। सारा ब्लेम उसके ऊपर करते हैं कि उसके नेचर पे, या वो इंटरनेट बहुत यूज़ करता है इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, तो हो सकता है कि उसमें डिप्रेशन के कुछ लक्षण हो जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रही हूँ जिनमें से अगर कोई भी 5 लक्षण आपको दिख रहे हैं 2 हफ्ते के समय से या 2 हफ्ते से ज़्यादा के समय से अपने अंदर या अपने नज़दीकी किसी व्यक्ति के अंदर, तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि शायद वो इंसान डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है या शायद वो इंसान एक गहन डिप्रेशन में भी हो सकता है। पहला लक्षण है नींद का। जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं या बहुत खुश भी होते हैं, तो हमारी जो सबसे ज़्यादा असर जिस एक्टिविटी पे पड़ता है वो है हमारी नींद। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो या तो आपकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब है, या तो आप रात में ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, और या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, आप सारा दिन भी सोते हो, आप रात भी सोते हो। तो ये नींद की जो एक साइकिल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब अगर आपको दिखती है, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से भी ऐसा चल रहा है, तो वो आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। आप उसके बारे में सोच सकते हैं। मॉर्निंग के समय, सुबह के समय बेड से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करना। ये मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो लोग आलसी हैं, जो बेड पे पड़े रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग एक्टिव रहे हैं लेकिन अब उनका मन नहीं
कर रहा है कि बेड से उठ के आएँ। उनको लगता है कि बहुत फोर्सफुली उन्हें बेड से उठना पड़ता है, बड़ी कोशिश करते हैं वो सुबह बेड से उठने के लिए, और उठते ही उनको घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। और वो घबराहट हो सकता है पूरे दिन भी रहे, हो सकता थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आती रहे। शाम के समय मूड और भी ज़्यादा लो महसूस करते हैं ऐसे लोग। भूख ना लगना, भूख एकदम ख़त्म हो जाती है। बॉडी एनर्जी हो सकता है आपको लगे कि बहुत ही लो हो गई है। एक छोटा सा काम करना भी आपके लिए बेहद मुश्किल लगे आपको। नहाना धोना भी, जो अपनी डेली एक्टिविटी है, वो भी एक बहुत ही मुसीबत का काम लगने लग जाना। बेवजह रोना आना, किसी से भी बात करते करते आंखों का भर आना, और आपको ये महसूस होना कि मैं बेवजह रो रहा हूँ, लेकिन मैं रो रहा हूँ, मेरे बस से बाहर है वो चीज़ें। नकारात्मक विचार का बहुत ज़्यादा आना, विचार कभी कभी इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि अपने जीवन को ख़त्म करने तक का विचार दिमाग में आने लगता है। और अकारण घबराहट महसूस होना, जबकि लोग आपको समझा रहे हैं, घर वाले, की कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको घबराहट महसूस हो रही है। तो अगर इनमें से ये जो सिम्टम्स अभी मैंने आपको बताए हैं जितने भी, इनमें से अगर कोई भी 5 सिम्टम आप अपने अंदर देखते हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य के अंदर देखते हैं, या अपने किसी दोस्त के अंदर देखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से उसके भीतर ऐसे सिम्टम बने हुए हैं, तो ज़रूर ये डिप्रेशन की ओर हमें इंडिकेट कर रहा है, हमें इंगित कर रहा है कि उस इंसान में डिप्रेशन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, किसी अपने की अकाल मृत्यु हो जाना, अचानक मृत्यु हो जाना, किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरना, अचानक नौकरी का चला जाना। अभी जैसे हम कोरोना पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अगर इस तरह के कोई सिम्टम आपके अंदर आते हैं जो किसी घटना से रिलेटेड हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई घटना हुई रिसेंटली 1-2 महीने पहले या 6 महीने के अंतराल के बीच में, और उसके बाद आपके अंदर अगर ये सिम्टम आते हैं, तो ये एक सिचुएशनल डिप्रेशन की ओर हमें इशारा करता है। और उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत अच्छा रोल निभाती है। 3 तरीके के डिप्रेशन होते हैं, एक माइल्ड लेवल का जो बहुत हल्का होता है, एक मॉडरेट लेवल का, और एक बहुत सीवियर लेवल का। ज़्यादातर सीवियर लेवल में हम उनको रखते हैं जब आपके अंदर सुसाइड की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है किसी व्यक्ति में, वो सुसाइडल प्लान भी कर रहा है और कोशिश भी अगर उसने कर ली है, तो वो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो माइल्ड लेवल के डिप्रेशन को तो हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है जिसमें कि सुसाइडल थॉट आ रहे हैं कंटिन्यूअस, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, बस मन में विचार आ रहे हैं दिन में कई बार कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, इतनी उदासीनता मन में भर जाना कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, तो वहाँ पे फिर हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ दवाई का सहारा भी लेना पड़ता है। और इसमें मुझे लगता है किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 103 बुखार आया है तो वो क्रोसिन, कैलपॉल इसी से डाउन जाएगा। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो लो जा रहे हैं तो हमें उनको बाहर से दवाई के रूप में लेना होता है। तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए और हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। तो अगर हमें दवाई का सहारा भी कुछ समय के लिए लेना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि हम अपने डिप्रेशन के सिम्टम को बहुत अर्ली पहचान सकें, बहुत जल्दी पहचान सकें। उसको जितना कोशिश करके खुद संभाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। आप माइल्ड लेवल से भी कम लेवल पे ही अगर उसको पहचान लेते हैं तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेंगे और दवाई की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, अगर उसका बिल्कुल भी इलाज नहीं किया, अगर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि अरे इसका तो नेचर ऐसा होता जा रहा है, इसका स्वभाव ऐसा होता जा रहा है, तो वो आगे चल के एक बहुत ही विकराल रूप ले सकता है और एक बहुत ही सिवियर मेंटल डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर के रूप में आ सकता है। क्योंकि डिप्रेशन आगे एक बहुत ही सिवियर मेंटल डिसऑर्डर का रूप भी ले सकता है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लक्षण को समझें, उसको पहचानें और उसके बारे में काम करें। जैसा मैंने भी आपको पहले बताया कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी घटना घटी है और तब अगर डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत अच्छा योगदान करती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई
और आप बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हर समय रोने का मन करता है, तो ये स्थिति थोड़े टाइम के लिए चलेगी, वो स्वाभाविक है। लेकिन हमें अपने आप को फोर्सफुली हर एक्टिविटी में धीरे धीरे लाना है। जैसे बाहर भी निकलने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा अपने आप को। आप कोशिश करके बाहर जाइए, आप कोशिश करके लोगों से मिलना शुरू करिए, आप कोशिश करिए कि आप टीवी के सामने बैठें और कोई ना कोई प्रोग्राम आधा घंटा या 1 घंटा देखें। फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि आप पिक्चर हॉल जा कर के भी मूवी देखें या मॉल जाएं, थोड़ा सा सोसाइटी में वापस मूव करें। अगर आप लगातार पुश करते रहेंगे, अपने आप को फोर्सफुली चीज़ों में लाएंगे, तो आप धीरे धीरे बहुत आसानी से डिप्रेशन के सिम्टम से निकलते चले जाएंगे। एक बहुत ज़रूरी जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अपने आप को वेंट आउट करना, अपने मन की बातों को बाहर निकालना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं, बोल पाते हैं, उसका प्रभाव उतना ही कम होता जाता है हमारे मन पे। तो आप देखिए कि आपका कौन ऐसा मित्र है या कौन ऐसा रिश्तेदार है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और अपने मन की सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ना हो जिससे आप मन की एक एक बात कह सकें। तो आप अपने आप को वेंट आउट कैसे करेंगे? उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप एक पेन पेपर लीजिए, बैठिए और अपने मन के जो सवाल जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको लिखिए। जब आप ऑटोमेटिक दिमाग जो देता जाएगा वो आप पूरा लिखते जाइए। जब आपको लगे आपने पूरा ठीक से लिख लिया है, इससे ज़्यादा अब आप नहीं लिख सकते, सेकेंड स्टेप है कि आप उसको पूरा पढ़िए। जो आपने लिखा है वो आप उसको पूरी तरह से पढ़िए कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद उसको फाड़िए और फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए। आपको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं कि क्या दिमाग में चल रहा था, क्यों परेशान थे। आप देखेंगे कि आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर बात हम एक से नहीं कह सकते, हर एक से नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारी बहुत पर्सनल होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बहुत पर्सनल विचार हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो आपके बहुत पर्सनल विचार हैं। तो आप हर चीज़ हर एक इंसान से डिस्कस नहीं कर सकते। तो वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, मन की बातों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही मुख्य बात यह है कि जब हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो हम अपने डेली रूटीन से पूरी तरह से कटना शुरू हो जाते हैं, पूरी तरह से कट ऑफ होने लगते हैं। अगर मन कर रहा है बेड पे लेटे हैं तो लेटे ही हैं। अगर आप अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप को एक डेली रूटीन में ज़रूर लाइए। मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी बहुत बड़ी टेक्निक है। सभी जानते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं वो सिंपल लगता है कि बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप आराम से बैठ कर के गहरी सांस ले रहे हैं नाक से और नाक से छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क पे, हमारी बॉडी पे, वो बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है, उसको बता पाना बहुत मुश्किल है। जो रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसका क्या असर है। ब्रेन में आपके ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं, घबराहट में आपको आराम मिलती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपना एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि मुझे मॉर्निंग में और इवनिंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आप चाहें तो सिर्फ 10 बार 10 टाइम्स से स्टार्ट करें, 3 दिन तक 10 टाइम्स करिए, उसके बाद 3 दिन के बाद आप 15 टाइम्स तक उसको बढ़ा सकते हैं। आप उससे भी आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा वॉकिंग को भी उसमें शामिल करें। एक डेली रूटीन होना बेहद ज़रूरी है अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ या बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी मैं निकल के बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो फिर बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आप प्रोफेशनल हेल्प की ओर जाएं। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको बहुत ही लाभदायक होगा, जिसमें कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं या कुछ और टेक्निक्स का भी आपके साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसी टॉक थेरेपी है जिसका जो बेस है वो ये है कि हम हर समय सिचुएशन को नहीं बदल सकते, हम हर समय लोगों को अपने अनुसार नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने इमोशंस को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने व्यवहार को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आपको या कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपिस्ट होता है वो उसमें आपको मदद करता है, आपकी सोच को एक
निगेटिविटी से पॉजिटिव डायरेक्शन देने में और हर चीज़ को आसानी से सकारात्मक तरीके से स्वीकार करने में। अगर साइकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करता है कि आपको दवाई की भी ज़रूरत है कुछ टाइम के लिए, तो किसी भी तरह से कोई भी हिचकिचाहट मत रखिए। आप साइकेट्रिस्ट से भी मुलाकात कर सकते हैं और कुछ मेडिसिन जो वो प्रोवाइड करे वो उन्हीं के अनुसार आप ले सकते हैं। तो डिप्रेशन इतना आसान नहीं है जितना कि हम बोलचाल की भाषा में उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप उसको सही समय पे पहचान लेते हैं उसके लक्षण और सही समय पे उसका सही इलाज करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ, और नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी एक नए मनोवैज्ञानिक या मनोविकार पे बातचीत करेंगे, उसके लक्षण को पहचानेंगे और कुछ टिप्स जानेंगे। अगर आप कुछ भी अलग से कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के वो मेंशन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक भी करना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि जिससे जब भी मैं कोई नया एपिसोड लेकर आऊँ तो मैं आप तक सीधे पहुँच सकूँ। थैंक यू सो मच।